Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जिसमें 9.5 साल मुख्यमंत्री पद पर मनोहर लाल रहे हैं, उनकी अपनी एक कार्यशैली रही है। जो कॉन्ट्रैक्टलेस जो उनका प्रोग्राम रहा है कि चलो फेसलेस जिसको बोलते हैं, आईटी इनिशिएटिव्स वर्क किया है उन्होंने। दूसरा 10 साल की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितने भी 10 साल में कार्यक्रम किए हैं, फैसले किए हैं नेशनल लेवल पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल लेवल पे करते हैं, जिसका इम्पैक्ट राज्यों में भी पड़ता है। तो इन दो बीजेपी के चुनाव प्रचार में तो दो बातें आ रही हैं। 4-5 सीटें, 5 सीटों के 5 या 6 सीटों के आसपास कांग्रेस मजबूत स्थिति में, 5-6 सीटों के आसपास बीजेपी मजबूत स्थिति में। चाहे 7 बीजेपी की हो जाएं, 3 कांग्रेस की रह जाएं, 7 कांग्रेस की हो जाएं, 3 बीजेपी की रह जाएं। चुनावी माहौल पूरा गर्म है और ऐसे में कई राज्य हैं जो अपनी अपनी वर्चस्व की लड़ाई, कई पार्टी वर्चस्व की लड़ाई, और खासकर इस पूरे लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे हैं, कई तरीके के चैलेंजेस हैं जो सामने आ रहे हैं और जिनको हर कोई कोशिश कर रहा है कि संभाला जाए, उनको क्रॉस किया जाए। हरियाणा में खासकर 10 लोकसभा सीट्स हैं, वहाँ पर कैसा माहौल है, इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे सीनियर सहयोगी असीम बसी साथ हैं और डॉक्टर सुरेंद्र धीमान हमारे साथ हैं खासतौर पर इस चर्चा के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये आपके नज़रिए से कैसा इस बार चुनाव खासकर इन 10 लोकसभा सीट्स पर कैसे अलग है? क्योंकि बीच में इससे पिछले चुनाव तक तो हाल ये था कि कुछ पार्टियां साथ नहीं थी, फिर साथ आई और रिश्ता वो टूट भी गया। तो कैसे हरियाणा की राजनीति, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं, तो इस बार क्या क्या चीज़ें अलग हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको समझना लोगों के लिए, वोटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है? हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव में 5-6 फैक्टर काम कर रहे हैं। 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग माहौल इस वक्त हरियाणा का बना हुआ है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 लोकसभा सीटें पे जीत प्राप्त हुई थी। 2024 में वो रिजल्ट दोहराया नहीं जा रहा है, ऐसे संकेत बाहर से मिल रहे हैं। इसका कारण एक तो ये कि 10 साल की हरियाणा की बीजेपी सरकार रही है, जिसमें 9.5 साल मुख्यमंत्री पद पर मनोहर लाल रहे हैं। उनकी अपनी एक कार्यशैली रही है। जो कॉन्ट्रैक्टलेस जो उनका प्रोग्राम रहा है कि चलो फेसलेस जिसको बोलते हैं, आईटी इनिशिएटिव्स वर्क किया है उन्होंने, बहुत सारे पोर्टल्स बनाए हैं। एक तो उनकी कार्यशैली, उनकी सरकार, उनका व्यक्तित्व, जिस तरीके के नौकरी देना, मेरिट पे नौकरी देना, जैसे उन्होंने अपने पोर्टल। दूसरा 10 साल की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितने भी 10 साल में कार्यक्रम किए हैं, फैसले किए हैं नेशनल लेवल पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल लेवल पे करते हैं, जिसका इम्पैक्ट राज्यों में भी पड़ता है। तो इन दो बीजेपी के चुनाव प्रचार में तो दो बातें आ रही हैं। इसके विपरीत जो बीजेपी के विपरीत हरियाणा में कांग्रेस बराबर पे खड़ी है। दूसरे 2 क्षेत्रीय दल हैं हमारे पास, INLD और जेजेपी, वो अलग अलग हैं। और आम आदमी पार्टी क्योंकि उभरी थी तो उसका कांग्रेस से गठबंधन हो गया, इसलिए 9 सीट पे लोकसभा चुनाव पे कांग्रेस लड़ रही है और 1 सीट पे कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वो गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। तो 3-4 जो 5 मैंने बताए इशूज, उसमें एक तो विषय जो हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक आंदोलन चला था बॉर्डर पे, पहले दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे थे 1 साल के आसपास। वो बैठने के बाद जब वो 3 कानून वापस लिए, प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की थी, उसके बाद वापस आ गए थे। और अभी पिछले कोई 2-3 महीने से सिंघू बॉर्डर पे और एक और बॉर्डर जो हरियाणा के साथ लगता है, खनौरी बॉर्डर, वहाँ पर बैठे थे, जिसका भी उन्होंने कल परसों ऐलान किया कि हम उठ रहे हैं। तो किसान का एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में बना है, जिसको पंजाब में भी हो सकता है, लेकिन हरियाणा में किसान, क्योंकि हमारा 1 सप्ताह पहले हरियाणा में हो रहा पंजाब से चुनाव, तो बीजेपी के और जेजेपी के जो कैंडिडेट्स जब फील्ड में गए, उनको इसका विरोध का सामना करना पड़ा किसानों का। हालांकि बीजेपी के नेता ये कहते रहे ये सब कांग्रेसी हैं या कांग्रेस के द्वारा प्रचारित विरोध करवा रहे हैं, तो वो अलग बात है, उसका क्या होगा। तो एक इशू तो उभर के आया है। प्रधानमंत्री की रैली रही हरियाणा में, आज भी रैली चल रही है, और पहले भी अमित शाह भी आए और जो दूसरे और नेता वो भी आए। उन्होंने भी किसानों को कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है बीजेपी का जहां पर 14 फसलें MSP पे खरीदी जा रही है पहली, जबकि किसान MSP की कानून की बात कर रहे हैं। तो किसान का मुद्दा बीजेपी ने भी उठाया, किसान का मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया, और कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आए केंद्र में तो MSP का कानून बनाएंगे, जो कि बीजेपी ये नहीं कह रही है
ये कह रही है कि हम 14 फसलें ऑलरेडी एमएसपी पे खरीद रहे हैं। तो एक मुद्दा तो किसानों का हुआ। दूसरा मुद्दा हुआ जो अग्निवीर योजना शुरू की पूरे देश में, हरियाणा से 10% केंद्रीय बलों में, सेना में, फोर्स में ऐसे भर्ती होते हैं लड़के। तो अग्निवीर योजना को बीजेपी ने भी उठाया कि कांग्रेस की सरकार चाहे केंद्र में रही है, क्योंकि केंद्र में सेना केंद्र के अंदर आती है, सेना का सत्यानाश किया, सेना का घटाव किया, सेना की जो फोर्स थी वो कम की। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो खुद ही आरोप लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसको हाथों हाथ उठा लिया। राहुल गांधी आए, उन्होंने अग्निवीर योजना की बात की। प्रियंका आ जाए तो उन्होंने भी अग्निवीर योजना की बात की कि अग्निवीर जो है 4 साल में सेना से वापस आ जाएगा युवक। ये गलत हो रहा है, और जब कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को फाड़ के फेंक देंगे। तो ये एक तो 2 विषय तो ये आए जिसके विषय पे जो क्योंकि सेंटर से रिलेटेड है, और ये हरियाणा में विषय बन गया। तीसरा विषय हरियाणा में, क्योंकि 3.5 महीने के बाद लगभग अक्टूबर 26 को नई सरकार बनती है, तो 15 सितंबर के आसपास फिर विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा हो जाएगी 2024 में। तो 3-3.5 जो महीने बच रहे हैं, अभी 95 दिन के आसपास जो बचेगा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की घोषणा पत्र के बीच में घोषणा जो होनी है। हरियाणा में ये भी देखा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव का नतीजा या असर विधानसभा के चुनाव पे पड़ने वाला है। तो माइंड में लोगों के विधानसभा चुनाव भी इसमें है, तो उसका मुझे लगता है देखने में लोकसभा के चुनाव में भी उसका असर पड़ता दिख रहा है, जिसमें हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन हो या हरियाणा में किस पार्टी की सरकार हो, ये भी ध्यान लोगों में लग रहा है। चौथा बिंदु जो लोगों के बीच में मैं जब गया इस बार बहुत स्पेसिफिकली, क्योंकि हरियाणा बड़ा स्पष्ट सा संदेश देता है, जब भी देता है, जितने भी हरियाणा के चुनाव हुए लोकसभा के विधानसभा के, तो मैंडेट थोड़ा सा क्लियर रहता है। 1-2 बार कंफ्यूजन रहा है, सामान्य तौर पर क्लियर रहता है। इस बार जो मैंने को देखने को मिला, जैसे 2014 में तो और 19 में तो इतनी ज्यादा गांवों में और शहरों में बीजेपी के कैंडिडेट्स के प्रति बहुत ज्यादा उनके प्रति उत्साह था। 6-6 लाख के अंतर से बीजेपी के कैंडिडेट्स ने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हराया था। लेकिन कमोबेश अब कैसी स्थिति बन गई है कि गांवों में इस बार बीजेपी के प्रति वो माहौल देखने को नहीं मिल रहा है जो 2014 या 19 में था। उसका मेजर कारण क्या हो सकता है? इसके मेजर 2 कारण हैं। इसका कारण है, जब 2014 में हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, वह लोकसभा के या विधानसभा के, विधानसभा क्योंकि थोड़े दिन के बाद होते हैं, तो लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में जो कांग्रेस की सरकार 10 साल सेंटर में रही थी, वो उसमें के खिलाफ एक माहौल बना था। बीजेपी और दूसरे विरोधी पार्टियों ने कहा था कि भ्रष्टाचार है, करप्ट सरकार है, 1,72,000 करोड़ का जो कैग रिपोर्ट ने जो कहा था, जो बाद में उसने कहा कि झूठी निकली, सच निकली, क्या निकली, लेकिन वो लोगों के खिलाफ था। तो वैसे ही हरियाणा में भी 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें मुख्यमंत्री थे। तो केंद्र में भी 10 साल की कांग्रेस की यूपीए की सरकार रही, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही, या कांग्रेस ने फिर जो अजोके के जो एमएलए तोड़ के जो इंडिपेंडेंट्स के साथ सरकार बनाई थी। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की यूपीए की केंद्र सरकार के खिलाफ और 10 साल की हरियाणा की एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ थी। तो वो माहौल गांवों में भी और शहरों में बीजेपी के प्रति था। ठीक कमोबेश 2024 में अब 10 साल में केंद्र की सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है जिसके 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे, और अब जो है 3 महीने से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो मुझे आज देखने को मिल रही है, वो बीजेपी की केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार बीजेपी की सरकार के खिलाफ लगने को मिल रही है, जिसका जो मुझे लगता है हरियाणा में गांव में वो कम से कम बीजेपी के खिलाफ माहौल नजर आ रहा है। ठीक है, तो असीम जी भी हैं। असीम जी, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया, डॉक्टर सुरेंद्र जी ने, तो इसके अलावा आपको लगता है कि ये जो गैप कवर करने की कोशिश की है बीजेपी ने, फेस बदल कर और खास कर जो कार्ड खेला गया, ओबीसी कार्ड उनका नायब सिंह सैनी के लिए खेला गया, तो आपको लगता है कि उससे लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे, या पंजाब की तरह यहाँ भी ये फैक्टर कहीं ना कहीं काम आ सकता है? मुझे लगता है बोलो, क्योंकि यहाँ पे वही जो सर ने भी बात की है कि ये मल्टीपल अब इश्यूज हैं। खास करके जब फार्मर एजिटेशन हुआ उसका पंजाब में तो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट्स कैंपेन नहीं कर पा रहे। हरियाणा में भी जो बीजेपी के जो लोग हैं उनको प्रोटेस्ट फेस करना पड़ रहा है, और यही कारण है कि जब अम्बाला में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कैटेगोरिकली फार्मर्स के ऊपर बोला था कि एनडीए ने और मोदी रजीम ने फार्मर्स के लिए क्या क्या किया है वो स्पष्ट बताया था, ताकि वो विन ओवर कर सकें फार्मर्स को या जो उनको, क्योंकि बीजेपी को डेफिनेटली
पता है कि फार्मर एक कम्युनिटी है जो उनके साथ नाराज़ है। जिस तरह से ब्लॉकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, आपने देखा शंभू बॉर्डर पे क्या हुआ, और काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था उसमें खट्टर गवर्नमेंट का उस वक्त। चेंज ऑफ फेस हुआ है, जो आपने मुझे बोला कि चेंज ऑफ फेस किया है, वो प्ले कर पाएगा, मुझे लगता है दैट इज़ टू लेट, है ना। वो बहुत लेट आया, बहुत फैग एंड पे आया। जैसे इस इलेक्शन से हम ख़त्म होंगे और जैसे 4 जून को नतीजे आएंगे, वो क्या रहते हैं, पीपल ऑफ हरियाणा विल डिसाइड। लेकिन मुझे लगता है साथ ही मोमेंटम बन जाएगा विधानसभा के लिए, और डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी है, और इसी को फील किया होगा, तभी मुझे लगता है चेहरा बदला है कि कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। अगर सब ठीक होता तो चेहरा बदलने की जरूरत नहीं इसका होती। पॉलिटिकली कोई दूसरी पार्टी या हरियाणा में वो वैक्यूम बन रहा है जो दूसरी पार्टी फायदा ले सके इस चीज का? देखिए, क्लियरली दूसरी पार्टीज को फ़ायदा होता है कि नहीं, सीट कन्वर्स होती है कि नहीं होती है, वो बात की बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये 10-0 जो पिछली बार हुआ था 2019 में, वो सिचुएशन नहीं है। दैट मीन्स डेफिनेटली कांग्रेस भी एक पोजीशन ऑफ एडवांटेज में है। वो 4 सीटें लाएगी, 5 सीटें लाएंगी, 4 जून को डिसाइड होगा। लेकिन एक इफ़ी ट्रैक जो होता है, एक स्टिकी विकेट जो होता है, बीजेपी अभी उस पर अपने आप को फील करती है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, वहीं खट्टर गवर्नमेंट की भी थी, अब नायब सैनी को तो कुछ टाइम ही हुआ है, प्लस करनाल से अब खुद भी इलेक्शन में हैं, खट्टर भी हैं और नायब सैनी भी हैं। सो ये एक मैसेज छोड़ेगा जो इलेक्शन होगा लोकसभा, ना सिर्फ कि लोकसभा में हरियाणा किस तरफ जाता है, प्लस एक इंडिकेटर होगा कि जो विधानसभा होने वाला है वो किस तरफ जाता है। मल्टीपल इश्यूज हैं, और उनको पता है कि अग्निवीर वाला इशू है, उनको पता है जो फार्मर्स वाला इशू है। यही कारण है जब भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बड़े लीडर्स को भी स्पेस मिलता है, वो उसको एड्रेस करते हैं, वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उन लोगों के साथ कि हाँ, हमने बहुत कुछ किया है आपके लिए। डॉक्टर साहब, 10 सीटों में आपका क्या मानना है? जैसे असीम भी कह रहे थे कि इस बार वो 0-10, 10-0 वाला काम नहीं होगा, इस बार कहीं ना कहीं जो सीट्स हैं वो डिवाइड होंगी और पार्टी में। मैं जो पहले उसको बता रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र का मैंने बता दिया था कि फिर जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में अभी भी बीजेपी मजबूत स्थिति में है हरियाणा में। तो हरियाणा में 2 प्रकार का वोट बैंक बन गया एक प्रकार से। पहले भी क्योंकि बीजेपी को शहरी पार्टी तो कहा ही जाता था, आरोप जो लगते थे या जैसे कहा जाता उनके फीडबैक था, लेकिन गाँव से भी बहुत ज़्यादा वोट मिला था। इस बार वो परिवर्तन जब हो गया है, तो जिन जिन सीटों पे, लोकसभा की सीटों पे शहरी मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, वहां पर बीजेपी गांव की वोट, चाहे गांव से कम वोट भी मिले, तब भी वो मजबूत स्थिति में लग रही है। लेकिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र की वोट ज्यादा है, शहरी क्षेत्र की कम पड़ती हैं, वहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में लग रही है। तो हरियाणा में सीधा बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर है। 3-4-5 सीटें, 5 सीटों के 5 या 6 सीटों के आसपास कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, 5-6 सीटों के आसपास बीजेपी मजबूत स्थिति में है। इनमें से 5 का वो 6 और 7 दोनों तरफ हो सकता है। 6-7 बीजेपी की हो जाए, 3 कांग्रेस की रह जाए, 7 कांग्रेस की हो जाए, 3 बीजेपी की रह जाए। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से कितनी लीड मिलती है और शहरी क्षेत्र से उसकी लीड कितनी कम होती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब जब हरियाणा में 25 मई को जब मतदान होना है, इतनी गर्मी है हरियाणा में, कमोबेश पहले या दूसरे चरण में चुनाव होता था लोकसभा के अब तक का, ये काफी दिनों के बाद पहली दफा हो रहा है कि 25 मई को जब पूरी लू, जिसको बोलते हैं लू चल रही है, उसमें ये मतदान है। तो कितने प्रतिशत वोट बाहर पोल करने जाएंगे लोग, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर लग रहा है कि भी वो बीजेपी के प्रति थोड़ा सा कम रख रहे हैं अपना भाव, कांग्रेस के प्रति ज्यादा रख रहे हैं गांव में, तो अगर वो गांव में जाके मतदान कर देते हैं ज्यादा, और शहरी क्षेत्र क्योंकि थोड़ा सा एसी में रहने वाला, कूलर की हवा में रहने वाला होता है, और वो मतदान कम करे जिसमें बीजेपी का वोट बैंक होए, तो परिस्थितियां और पलट सकती हैं। लेकिन अगर बीजेपी का, क्योंकि पन्ना प्रमुख तक का उनका संगठन बना हुआ है, अगर वो अपने एक एक वोट को बाहर निकाल रहा है गांव में भी और शहर में भी, तो वो फिर मजबूत स्थिति में रह सकते हैं। तो एक तो ये कि इन 2 के अलावा कोई पार्टी तीसरी किसी भी एक सीट पे मजबूत स्थिति में नहीं लग रही है। एक और जो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में वे इतिहास में शायद पहली दफा हो रहा है, आगे हो सकता है 5 साल के बाद वो स्थिति ना बने। हरियाणा में अब तक बीजेपी एक छोटे मतलब 14 और 24 को छोड़ के छोटे दल के रूप में रहती थी, आईएनएलडी के साथ उसका गठबंधन रहता था। आईएनएलडी एक क्षेत्रीय पार्टी है जो देवीलाल के नाम से, जो उन्होंने इसको पार्टी को बनाया, अलग अलग इसके नाम रहे हैं।
इस दफा बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़के, हालांकि 14 में भी लड़ा, 24 में भी लड़ा, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई बाई चांस कि कांग्रेस और बीजेपी दो दलीय, अभी हरियाणा का जो दो दलीय स्थिति लगभग नजर आ रही है लोकसभा में, तो विधानसभा में वो क्षेत्रीय दल तुम्हारे जेजेपी और एनडीडी तुम्हारे उभर के आ जाए, या आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस से अलग होकर चढ़ती है तो कितना उभर के आए भाई वो तो बाद में लगेगा, लेकिन लोकसभा में वो अभी दो ही दलों के बीच में टक्कर रहेगी। जो गुटबाजी है कांग्रेस की, आपको लगता है वो हरियाणा में कांग्रेस को, जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस को या एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हो दो दलों में क्योंकि मुकाबला है, तो ये कांग्रेस की गुटबाजी कहीं ना कहीं डेंट भी करेगी कांग्रेस को हरियाणा में? बाई चांस वो गुटबाजी जो है ना वो दो सीटों पे देखने को मिली है, भिवानी महेंद्रगढ़ पे और गुड़गांव में, लेकिन कबों बेस वो दोनों, एक क्योंकि किरण चौधरी की बेटी को टिकट नहीं मिला था भिवानी महेंद्रगढ़ से, और लोकसभा में गुड़गांव से अजय कैप्टन यादव को नहीं मिला था, लेकिन कैप्टन अजय यादव भी लग गए थे, और किरण चौधरी तो केवल इसलिए नाराजगी है कि मुझे बुलाया ही नहीं जा रहा। इससे ज्यादा किसी में, कांग्रेस के किसी भी आदमी नेता में इतना दम नहीं है, जो कि इशारे में कह सकते थे कि ब्रजेंद्र सिंह जो है बीजेपी छोड़ के वापस आए थे, उनको टिकट नहीं मिली, वो भी गुटबाजी। किसी भी नेता में कांग्रेस के जो गुटबाजी में तो है, या तो एंटी हुडा है या हुडा के पक्ष में है, किसी भी नेता में इतना दम नहीं है जो पार्टी के खिलाफ जाके विरोध करके और पार्टी के खिलाफ वोट डलवा दे। तो इसलिए मुझे इस लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव तक तो थोड़ा असर डल सकता है ज्यादा, लोकसभा के चुनाव में मुझे कोई ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर हम डॉक्टर साहब सीट्स की बात करें, 10 सीट्स में कहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा फाइट है, कौन सी हॉट सीट है और कहाँ पर किस पक्ष में मुकाबला है? अम्बाला से अगर शुरू करें तो। वैसे तो क्योंकि चुनाव आयोग का प्रतिबंध सा रहता है थोड़ा, क्योंकि पहला जो फेज हुआ था उससे 48 घंटे पहले बोल देते हैं कि कोई ओपिनियन पोल नहीं आएगा, तो इसलिए हमें पत्रकारों को भी थोड़ा सा बचना पड़ता है। तो मैं फिर भी, अब क्योंकि आपने पूछा सवाल, तो मैं थोड़ा सा इसको इस दायरे में कि हम चुनाव आयोग की उसमें भी ना आए कानून में दृष्टि में और बातचीत भी हो जाए। जैसे सिरसा लोकसभा सीट है, सिरसा लोकसभा सीट में हालांकि INLD का वो गढ़ रहा है, सिरसा रहा है, तो उन्होंने का भी कैंडिडेट है, जेजेपी के भी कैंडिडेट है, लेकिन वहां पर जो बात है वो तंवर अशोक में और कुमारी शैलजा के बीच में है, और रोड शो भी किए, केंद्रीय नेता भी आए, तो वहां लगता है शायद वो थोड़ा सा कांग्रेस का अपर हैंड लग रहा है। ऐसी रोहतक में देवेंद्र हुड्डा हार गए थे 2019 में, तो वो इमोशनल भी हुए, उनके परिवार वाले भी इमोशनल हुए, तो वहां शायद लगता है रोहतक में अरविंद शर्मा के मुकाबले वो थोड़ा सा अपर हैंड पे हैं। सोनीपत में जैसे उनको लगता है कि सतपाल ब्रह्मचारी जो हैं वो मोहनलाल बड़ोली दोनों इस ब्राह्मण समुदाय से हैं, तो जींद की 3 विधानसभा सीटें सोनीपत लोकसभा में पड़ती हैं, तो उस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, तो शायद वहां के लोग उनके थोड़ा सा पक्ष में हो। तो वहां बीजेपी तो ये कह रही है कि सोनीपत सीट हम जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम जीतेंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा सतपाल ब्रह्मचारी का पलड़ा थोड़ा सा ऊपर रहे। भिवानी महेंद्रगढ़ फंस गई है सीट, वहां बीजेपी और उसके बीच में फाइट है। ऐसी जो कुरुक्षेत्र की सीट है ये भी फंस गई है, क्योंकि इसमें अभय सिंह चौटाला बड़ी अच्छी वोट ले रहे हैं, और वो वोट जो जितनी पड़ेंगी वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कटेंगी, तो उसका उनको बेनिफिट मिल सकता है बीजेपी को। करनाल में क्योंकि बड़ा नाम है मनोहर लाल, तो उनके पक्ष में माहौल काफी दिख रहा है। ऐसी गुड़गांव में राव इंद्रजीत बड़ा नामी है, राजा महाराजा उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और तो वहाँ रामपुरा हाउस का नाम चलता है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा राजबब्बर से अपरेज में लग रहे हैं। फरीदाबाद में क्योंकि 5 सीटें 6 सीटें शहरी क्षेत्र की रखती हैं, तो वहाँ फाइट काफी है। जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ की फाइट है, ऐसी वहाँ पर महेंद्र प्रताप कांग्रेस के और कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के, उनके बीच में फाइट लग रही है। अंबाला में भी लगभग फूलचंद मलाना के बेटे हैं वरुण मलाना, और कटारिया साहब जो थे उनकी पत्नी हैं वो स्वर्गवास हो गए, उनके बंधु कटारिया, उनके बीच में भी काफी, क्योंकि इसमें शहरी क्षेत्र ज्यादा लगता है अंबाला के सीट में, तो इसमें भी हो सकता है थोड़ा सा अपरेज हो बीजेपी का, या हो सकता है बहुत बहुत क्लोज फाइट रहे। तो एक ये स्थिति बन रही है ऐसे। तो ऐसे हिसार की जहां तक सीट है, हिसार में ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, वहां पर क्योंकि चौधरी देवलाल के परिवार के 3 लोग हैं, वो वहां के लड़ रहे हैं, लेकिन वहां मुख्य मुकाबला रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश जेपी के बीच में है। तो अगर तो वहां पर हांसी, हिसार, नलवा, इनकी सीटें वोटें ज्यादा वो ले गया बीजेपी का कैंडिडेट, तो वहां पर बीजेपी जीत सकती है, अन्यथा फिर कांग्रेस जीत सकती है। तो ये क्लोज फाइट हरियाणा की है। क्लोज फाइट है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। एक आखिरी में, फिर इसके बाद बाइंड अप करेंगे सिंह जी।
इसका फर्क सीधा विधानसभा पर है, जैसे सर ने बताया, क्योंकि ये 50:50 जा रहा है। तो मुझे लगता है सेमीफाइनल देखा जा सकता है। विधानसभा एक इलेक्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है। 10 साल से बीजेपी सरकार है वहाँ पे हरियाणा में, तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि यहाँ लोकसभा में अच्छा कर दें, एक सेमीफाइनल हो जाए ताकि फाइनल में वो एक अच्छे प्लेयर की तरह इमर्ज कर सकें। सो तभी मुझे लगता है कि दोनों ही, बीजेपी भी और कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा जोर लगाएगी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा मुझे लगता है डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो विधानसभा में भी होगा। और विधानसभा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे ही ये रिजल्ट आएगा मुझे लगता है उसके बाद वो मोमेंटम बन जाएगा। तो ये खास तौर पर चर्चा इसीलिए कि क्या चुनाव में माहौल क्या है और ग्राउंड पर स्थिति, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ थे और सीम जी खास करके ग्राउंड पर काफ़ी काम कर रहे हैं, तो क्या सिचुएशन है, वोटर्स के मन में क्या है, कौन से इश्यूज हैं, समय समय पर चर्चा हम करेंगे। और हरियाणा के अलावा और भी कोई, चाहे वो शहर है चाहे वो स्टेट है, वहाँ पर कैसा माहौल है, कौन सी सीट हॉट सीट है और कौन सी सीट पर फाइट है, किसको है जाए, ये ज़रूर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें